प्रिय छात्रों, आरवीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम का अध्ययन किया था, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो उसको देख लीजिए। और हम आज क्रांतिक कोण का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को समझने से पहले हमें थोड़ा सा अपवर्तन को भी समझ लेना पड़ेगा, नहीं तो क्रांतिक कोण समझ में नहीं आएगा। तो वैसे तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे उन वीडियो को। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें प्रकाश की जो किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो उसका मार्ग होता है वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण होती है वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा और वेग दोनों चेंज हो जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो पहला फिगर है ये प्रकाश के अपवर्तन का फिगर है। ये कांच है और ये वायु है। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है और उसका वेग बढ़ जाता है। अच्छा, इतना हो गया। अब देखिए इससे क्रांतिक कोण का क्या संबंध है। यदि हम ये आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, यदि हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश किरण है वो नीचे से आए। यदि हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसको जब हम और नीचे से लेकर जाएंगे तो ये और ऊपर से जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ने लगेगा। तो आपतन कोण को इतना बढ़ाएंगे हम, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ाते बढ़ाते इतना जब हो जाएगा आपतन कोण का मान कि ये जो अपवर्तित किरण है, ये जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ था, मतलब ये कांच, ये वायु, दोनों को अलग करने वाला यही तो पृष्ठ है कि ऊपर कांच है और नीचे वायु है। तो जो ये अपवर्तित किरण है, यदि दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से होकर जाने लगे तो जिस आपतन कोण पर ये अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से होकर जाने लगती है, उसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण जो है एक विशेष मान होता है जिसके लिए जो अपवर्तित कोण है वो 90 अंश बन जाती है। देखिए इस फिगर में, देखिए सी का एक ऐसा मान आ गया, सॉरी सी नहीं, आई का एक ऐसा मान आ गया कि जो अपवर्तित किरण थी वो कहाँ से आने लगी, जो दोनों माध्यमों को अलग कर रही थी उसी से। देखिए इसी पर जा रही है, मोटा इसीलिए हो गया है। तो यही सी है। सी आई तब बन जाता है जब आर का मान 90 हो जाए। जिस आई के लिए, यानी कि जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, वही आपतन कोण क्रांतिक कोण बन जाता है। क्रांतिक कोण कब बनता है? जब आर का मान जो है वो 90 हो जाए, तब वो आपतन कोण अब आपतन कोण नहीं रह जाता, वो क्रांतिक कोण बन जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखा गया है कि सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम हमेशा सघन माध्यम में ही बनेगा। क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण की स्थिति तभी आएगी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, सॉरी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो तभी क्रांतिक कोण होगा। देखिए इसमें लिखा क्या है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, ये सघन माध्यम है, इसमें बना हुआ आपतन कोण, यहाँ का मान सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 हो जाता है। मतलब सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण के लिए जिसके लिए जो विरल माध्यम है उसके लिए अपवर्तन कोण 90 हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाती है। तो क्रांतिक कोण एक स्थिति है, विशेष स्थिति है जिसके लिए वो अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तो वही जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण बन जाता है, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए एक चीज़ यहाँ बता देते हैं कि क्रांतिक कोण की स्थिति में जब क्रांतिक कोण की स्थिति होगी तो आर बराबर कितना होगा,
90 अंश। ध्यान से सुन लीजिए, क्रांतिक कोण की स्थिति में आर का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक, अब हमें पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब देखिए क्या होता है। यहाँ तो इतना पढ़ लिए थे कि जब हम r के मान को बढ़ाते हैं, जब हम i के मान को बढ़ाते हैं तो ये जो r का मान है ये बढ़ता जाता है, और एक विशेष i के मान के लिए r का मान 90 अंश हो जाता है। तो वही जो विशेष i का मान होता है वो क्रांतिक कोण हो जाता है। लेकिन यदि हम अब i के मान को और बढ़ाएं, यानी कि यदि हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा कर दें, यानी कि इसे और ऊपर से लेकर आएँ, तब क्या होता है कि ये जो अपवर्तित किरण होती है, ये दोनों माध्यमों, ये जो अपवर्तित किरण होती है ये दूसरे माध्यम में ना जा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो जब हम I का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं तो जो अपवर्तित किरण है ये दूसरे माध्यम में ना जा करके, यही तो दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में ना जा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है। अब चूंकि ये घटना जो है ये परावर्तन, ये जो घटना है ये अपवर्तन की ना हो करके ये परावर्तन की घटना है। परावर्तन की घटना यही तो होती है कि प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये जब उसी माध्यम में वापस लौट आई तो ये घटना अपवर्तन की ना हो करके परावर्तन की है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना हुआ जिसमें प्रकाश की जो किरण है वो आपतन कोण से अधिक हो जाए और उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसमें कुछ लिखा गया है, इसको देख लीजिए। देखिए लिखा है, यदि कांच में प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, मतलब C जो था उससे भी और बढ़ जाए कोण, यहाँ I इज ग्रेटर देन C, मतलब जो I का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो अपवर्तन कोण R का मान 90 से अधिक हो जाएगा। ये देखिए, ये अपवर्तन कोण जो है ये R का मान यही तो है, जब हम इसको और बढ़ाएंगे तो ये 90 से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऊपर यहाँ से लेना है, ये 90 है, जब इसको हम और बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर जाने लगेगा। यहाँ इसमें भी देख लीजिए, ये जो R का मान है ये तो R है, ये 90 से अधिक, 90 इतने होता है तो ऊपर चला गया, यानी कि 90 से अधिक हो गया। तो अपवर्तन कोण R का मान 90 से अधिक हो जाएगा, अर्थात प्रकाश वायु में ना जा करके, मतलब नीचे ना जा करके, यहाँ ये नीचे वायु ऊपर कांच, वही वाला फिगर इसमें भी है, यहाँ लिखे नहीं है, ये कांच है और ये वायु है। तो अर्थात प्रकाश वायु में ना जाकर कांच में ही नए मार्ग पर जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाता है। स्पष्ट है कि यह स्थिति अपवर्तन की नहीं परावर्तन की है, अर्थात यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब यही हुआ कि प्रकाश की किरण जब जो आपतन कोण का मान है वो I से ज़्यादा हो जाए और प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आए, इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, उसके बाद अब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को हम देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें देखिए, इसमें क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें में देखिए, इसमें 2 शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें का ये मतलब हुआ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब कब होगा, वही शर्तें हैं। अगर ये नहीं होगा, जो शर्तें दोनों दी गई हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी नहीं होगा। तो पहला क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। अगर प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सघन से विरल में जाना चाहिए, और विरल से सघन में क्यों नहीं होगा। जैसे देखिए, ये मान लेते हैं जल है और ये कांच मान लेते हैं, तो जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ना कि अभिलंब से दूर जाती है। अब देखिए, अगर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई
तो जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये तो बढ़ेगा निश्चित है। आई का मान जब हम बढ़ाएंगे यहाँ पर तो ये आर का मान बढ़ेगा, लेकिन आई का मान चाहे जितना हम बढ़ा दें ये ऊपर नहीं जा सकता। आई का मान हम चाहे जितना बढ़ाएं ये ऊपर नहीं जा सकता है। इसका यही तो मतलब हुआ कि प्रकाश हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए, ना कि विरल से सघन में। इधर से नहीं आना चाहिए, गलत है। हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी तो जा पाएगा। ऐसे देखिए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा हो जाएगा तब कहाँ जाएगा। क्रांतिक कोण की स्थिति वो है जब ये जो अपवर्तित किरण है ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ से होकर के जाने लगती है। अगर आपतन कोण का मान इससे भी छोटा हो जाएगा सी से, यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ से गुजरा ये, तो अब यहाँ से नहीं जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा। जब यहाँ से चला जाएगा तो अभी क्रांतिक कोण की स्थिति ही नहीं हुई है, तो ये ऊपर कहाँ जाएगा। पहले क्रांतिक कोण की स्थिति होगी तब ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ से जाएगा। जब हम इसको और बढ़ा देंगे तब ये और ऊपर से चला जाएगा। इसे इसको अगर यहाँ से बढ़ा दिए तो ये यहाँ ऊपर से चला गया। अब यही क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई। तो यही दो शर्तें थी। पहला शर्त था प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, और दूसरा घटना था आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अब हमें पढ़ना है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। देखिए इसमें क्या लिखा है। लिखा है यदि विरल माध्यम को 1 से, क्या लिखा है, विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें क्या कह रहा है कि जो यहाँ बना देते हैं, विरल माध्यम है वो 1 है और जो सघन माध्यम है वो 2 है। ठीक, ये विरल और ये सघन है। तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब सघन से विरल में जा रहा है, यानी कि प्रकाश किरण इधर से इधर जा रहा है, इधर से यानी कि नीचे से या दूसरा चित्र बना देते हैं। देखिए यहाँ से ये सघन है, 2 है सघन वाला, और ये विरल है, विरल वाला 1 है। तो सघन से विरल में जा रहा है इस प्रकार से, तो ये अभिलंब से दूर जाएगा सघन से अगर विरल में है। चलिए ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सघन से विरल में जा रहा था, तो जब ये सघन से विरल में जा रहा था तो इसे हम अगर स्नेल के नियम से लिखना चाहें तो इसे कितना लिखेंगे, साइन आई बटा साइन आर बराबर कितना, सघन से मतलब 2 से किस में जा रहा है, विरल में, 2n1, ये तो लिखेंगे। तो यही इसमें लिखा गया है, साइन आई बटे साइन आर बराबर 2n1। अच्छा, जब आपतन कोण आई बराबर क्रांतिक कोण सी, मतलब जब आपतन कोण क्रांतिक कोण हो जाए तब, जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो जाएगा, तब अपवर्तन कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, क्रांतिक कोण की स्थिति में जो आर का मान होता है वो 90 अंश हो जाता है। ठीक, तो जो आई का मान है वो सी रख देंगे हम, और जो आर का मान है वो 90 रख देंगे हम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन सी बटा साइन 90 बराबर 2n1। ठीक, उसके बाद में देखिए अब 2n1 हो गया। तो ये साइन सी ऐसे रहेगा, साइन 90 का मान कितना होता है, मैथ वाले बताएंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ भी लिख देंगे। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं n1 बटा n2, ऐसे लिख सकते हैं ना।
यहाँ लिख देते हैं चूँकि sin 90 बराबर 1, इसलिए यहाँ पर sin 90 की जगह पर 1 रख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको पलट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sin c, 1/sin c, और ये हो जाएगा n2/n1। ये ऊपर चला गया और ये नीचे। देखिए जैसे इसको ऐसे कर लिए थे तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं 1/sin c बराबर जो नीचे है वो आगे और जो ऊपर है वो पीछे, 1n2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही क्या है, अपवर्तनांक। इसे आगे लिख लेते हैं 1n2 बराबर 1/sin c। ये जो संबंध है यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। ये सी क्रांतिक कोण है और n क्या है, अपवर्तनांक। तो अगर अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण पूछता है तो हमें कितना लिखना है, केवल इतना लिख देना है बस। यहाँ से लेकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इतना लिखेंगे, उसके बाद ये इतना, बस पूरा जो भी 1 या 2 नंबर का आएगा वो पूरा हमें मिल जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी है, तो अब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के, तो अगली वीडियो में उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे।